जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर 7 लाइफ इन दी डेजर्ट्स के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में बात की गई है कि इन जनरल डेजर्ट एरियाज़ में कैसी लाइफ एग्जिस्ट करती है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं और कैसा फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करता है। डेजर्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक होते हैं हॉट डेजर्ट्स, और हॉट डेजर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है सहारा डेजर्ट के बारे में, और दूसरे होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स, और कोल्ड डेजर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है लद्दाख के बारे में। यही सब आज अपने को पढ़ना है, इसी के बारे में बात करनी है। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। चैप्टर 5 में हमने बात की थी वाटर के बारे में, और ये हमें समझ में आता है कि वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। फिर चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, और चाहे लोग हों, वाटर असेंशियल है सर्वाइवल के लिए। और ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे लाइफ डिफ़िकल्ट है। इन जनरल वहाँ पे लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे दुनिया की ऐसी प्लेसेस के बारे में, ऐसी जगहों के बारे में जहाँ एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर से मतलब या तो टेम्परेचर हद से ज़्यादा हाई होगा या टेम्परेचर हद से ज़्यादा लो होगा। दुनिया की ऐसी प्लेसेस जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं उनको बुलाया जाता है डेजर्ट एरियाज़। क्या बुलाया जाता है? डेजर्ट एरियाज़। और डेजर्ट एरियाज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो डेजर्ट एरिया में लो रेनफॉल देखने को मिलती है, बारिश बहुत कम होती है, लो रेनफॉल। दूसरा, डेजर्ट एरियाज़ में स्कैंटी वेजिटेशन देखने को मिलता है, ना के बराबर वेजिटेशन देखने को मिलता है। भाई रेनफॉल ही नहीं हो रही है, पानी ही नहीं है, तो वेजिटेशन कहाँ से होगी? डेजर्ट एरियाज़ में एक तो लो रेनफॉल देखने को मिलती है, दूसरा स्कैंटी वेजिटेशन देखने को मिलती है, और तीसरा डेजर्ट एरियाज़ में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। और एक्सट्रीम टेम्परेचर से मतलब या तो टेम्परेचर हद से ज़्यादा हाई होगा या टेम्परेचर हद से ज़्यादा लो होगा। और इन्हीं टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स के बेसिस पे डेजर्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है। जहाँ टेम्परेचर हद से ज़्यादा हाई होता है उसे बोलते हैं हॉट डेजर्ट, और जहाँ टेम्परेचर हद से ज़्यादा लो होता है उसे बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। बड़ी बेसिक बातचीत है। डेजर्ट एरियाज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो लो रेनफॉल देखने को मिलती है, दूसरा स्कैंटी वेजिटेशन देखने को मिलता है, और तीसरा टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। और इन्हीं टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स के बेसिस पर डेजर्ट एरियाज़ को क्लासीफाई किया जाता है। जहाँ टेम्परेचर हद से ज़्यादा हाई होता है उसे बुलाया जाता है हॉट डेजर्ट, और जहाँ टेम्परेचर हद से ज़्यादा लो होता है उसे बुलाया जाता है कोल्ड डेजर्ट। और वही लिखा हुआ है डेजर्ट के लिए, इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन। कि एक तो स्कैंटी वेजिटेशन होती है, दूसरा एरिड रीजन होता है, सूखा रीजन होता है, लो रेनफॉल होती है, और तीसरा टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अब एक एक करके अपन देख लेते हैं। हॉट डेजर्ट में बात की गई है सहारा डेजर्ट के बारे में, और ये हम सबको पता है कि सहारा डेजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और अफ्रीका में भी नदर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के अगर एरिया की बात करें तो एरिया है अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के एरिया से इसको अगर कंपेयर करें तो इंडिया का एरिया है सिर्फ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के एरिया के कंपैरिजन में सहारा डेजर्ट का एरिया बहुत ज़्यादा है। कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज़ को टच करता है। 11 कंट्रीज़ में एक्सटेंडेड है सहारा डेजर्ट। कौन कौन से 11 कंट्रीज़ हैं उन सब के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन थोड़ी देर वेट करो, इन कंट्रीज़ को अपन मैप में देखेंगे। बड़ी बेसिक बातचीत। सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और अफ्रीका के भी नॉर्थ में लोकेटेड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। कितना एरिया है? एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और कितने कंट्रीज़ को टच करता है? 11 कंट्रीज़ को टच करता है। अच्छा, जब भी हम डेजर्ट को इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर आती है सैंड की, कि लंबा चौड़ा स्ट्रेच ऑफ सैंड होगा। सहारा डेजर्ट में बट ऑब्वियस सैंड के स्ट्रेचेस हैं, लेकिन सैंड के साथ साथ यहाँ पे ग्रेवल प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, कंकड़ के प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एलिवेटेड प्लेट्यूज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो प्लेट्यूज होते हैं इनका बेयर रॉकी सरफेस होता है, मतलब इनका जो सरफेस होता है वो भी एकदम बंजर रॉकी जैसा सरफेस होता है। तो सहारा डेजर्ट में सैंड के अलावा ग्रेवल प्लेन्स
और प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, और यहाँ के जो प्लेट्यूज हैं इनकी हाइट होती है लगभग मोर देन 2500 मीटर। बड़ी बेसिक बातचीत है। एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो ये है अफ्रीका का मैप, और ये जो लाइट ऑरेंज में दिख रहा है ये है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज़ को टच करता है। कौन कौन सी 11 कंट्रीज़ हैं? देखो ये है वेस्टर्न सहारा। कौन सी कंट्री है? वेस्टर्न सहारा। ये है अल्जीरिया। कौन सी है? अल्जीरिया। इधर एक कंट्री है जिसको बुलाया जाता है मोरक्को। क्या बुलाया जाता है? मोरक्को। ये छोटी सी कंट्री है जिसको बुलाया जाता है तुनीशिया। क्या बुलाया जाता है? तुनीशिया। तुनीशिया के अलावा ये है लीबिया, ये है इजिप्ट, ये है सूडान, ये है छड़, ये है नाइजर, ये है माली, और ये है मॉरिशेनिया। क्या नाम है? मॉरिशेनिया। ये वो 11 कंट्रीज़ हैं जिनको टच करता है सहारा डेजर्ट। डू यू नो में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है। डू यू नो में कहा गया है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था जब सहारा डेजर्ट में लश ग्रीन प्लेन्स देखने को मिलते थे, मतलब खूब सारी हरियाली देखने को मिलती थी सहारा में। इनफैक्ट सहारा डेजर्ट के अंदर जो केव पेंटिंग्स मिली हैं, पुराने ज़माने की जो केव पेंटिंग्स मिली हैं, उनमें रिवर्स दिखाई गई हैं, उन रिवर्स में क्रोकोडाइल्स दिखाए गए हैं। इसी सहारा डेजर्ट के केव पेंटिंग्स में एलिफेंट्स की पेंटिंग्स हैं, लायंस दिखाए गए हैं, जिराफ दिखाए गए हैं, शीप दिखाई गई है, कैटल दिखाई गई है, गोट्स दिखाए गए हैं। मतलब बेसिकली वो जानवर जो कि जनरली पानी वाले एरियाज़ में रहते हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सहारा डेजर्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे खूब पानी हुआ करता था और खूब ग्रीनरी हुआ करती थी, लेकिन जोग्राफिकल टाइम स्केल पे खूब सारे क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले हैं। ऐसे ही एक क्लाइमेटिक चेंज का नतीजा है कि आज की डेट में सहारा जो है डेजर्ट है, यहाँ पे हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और ये एक ड्राई रीजन है। सहारा डेजर्ट बड़ा सिंपल। अब सवाल आता है कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, तो टेम्परेचर हद से ज़्यादा होता है। हॉट डेजर्ट है, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ड्राई डेजर्ट है, सूखा एरिया देखने को मिलता है। शॉर्ट रेनी सीजन है, लो रेनफॉल होती है, रेनफॉल ना के बराबर होती है। स्काई क्लाउडलेस है और क्लियर है, बादल बनते ही नहीं है, तो स्काई कैसी है? क्लाउडलेस है, क्लियर है। इनफैक्ट मॉइस्चर यहाँ पे एक्यूमुलेट होने से पहले इवेपोरेट हो जाता है। डे का टेम्परेचर हद से ज़्यादा हाई होता है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है दिन में, और रात का टेम्परेचर हद से ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। बड़ी सिंपल बातचीत। क्लाइमेट कैसा है? हॉट क्लाइमेट है, ड्राई कंडीशंस हैं, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बेहद लो होती है, शॉर्ट रेनी सीजन होता है, स्काई क्लाउडलेस होती है और स्काई जो है वो क्लियर होती है, क्लाउड्स बनते ही नहीं हैं। दिन का टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बहुत हाई, और रात का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। डू यू नो की बात कर लेते हैं। डू यू नो में बताया गया है कि सहारा डेजर्ट में एक जगह है अल अजीज़िया। क्या जगह है? अल अजीज़िया। लीबिया नाम की कंट्री में एक त्रिपोली नाम की जगह है, उस त्रिपोली नाम के साउथ में लोकेटेड है अल अजीज़िया, और इस अल अजीज़िया नाम की जगह पे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। और कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था? 57.7 डिग्री सेल्सियस। देखो लीबिया देख लेते हैं मैप में। ये जो कंट्री है लीबिया है, और यहाँ पे ट्रिपोली है। यहाँ पे क्या है? ट्रिपोली। ये जो जगह है ये है ट्रिपोली, और इस ट्रिपोली के साउथ में एक जगह है अल अजीज़िया। ये जो अल अजीज़िया है, यहाँ पे अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। कौन से साल में? 1922 में। कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था? 57.7 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। अच्छा, सहारा डेजर्ट में कैसा फ्लोरा और कैसा फौना देखने को मिलता है? वही जो हर एक डेजर्ट में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे वेजिटेशन के नाम पे कैक्टस देखने को मिलता है, डेट पाम्स देखने को मिलते हैं, अकाकाई देखने को मिलते हैं। बेसिकली ऐसे पेड़ जिनमें थ्रोन्स होता है। वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कांटेदार पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर बात करें एनिमल्स की, तो कैमल्स देखने को मिलते हैं, हाइनास देखने को मिलते हैं, जैकाल्स देखने को मिलते हैं, फॉक्सेस देखने को मिलते हैं, स्कॉर्पियंस वगैरह देखने को मिलते हैं। एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे ओएसिस, ये आपको दिख रहा होगा। ओएसिस का मतलब क्या होता है? ओएसिस बेसिकली होते हैं फर्टाइल स्पॉट्स इन डेजर्ट्स। फर्टाइल स्पॉट्स इन डेजर्ट्स को बुलाया जाता है ओएसिस। बेसिकली डेजर्ट के कुछ छोटे मोटे हिस्से में जहाँ पे पानी मिलता है। भाई पूरी तरीके से पानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी बहुत तो बारिश होती है ही। तो डेजर्ट का वो छोटा मोटा हिस्सा जहाँ पे पानी होता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर हो जाता है। और ये जो फर्टाइल स्पॉट्स हैं डेजर्ट्स के, इनको बुलाया जाता है ओएसिस। इनको क्या बुलाया जाता है? ओएसिस। तो जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होता है वहाँ पे डेट पाम्स वगैरह की खेती हो जाती है, स्नेक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लिजर्ड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लोग कैसे मिलते हैं? अच्छा, लोगों से पहले डू यू नो देख लेते हैं।
इस सहारा डेजर्ट में साइंटिस्ट को फिश के स्केल्टन्स मिले हैं, मछली के स्केल्टन्स मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सहारा में खूब पानी हुआ करता था, आज की डेट में नहीं है, बिकॉज जोग्राफिकल टाइम स्केल्स पे खूब सारे क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले हैं। ऐसे ही किसी क्लाइमेटिक चेंज का नतीजा है कि आज की डेट में सहारा डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर हद से ज़्यादा है, यहाँ पे रेनफॉल बेहद कम होती है। लेकिन कोई पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी था जब सहारा डेजर्ट में खूब पानी हुआ करता था, क्योंकि साइंटिस्ट को एविडेंस के तौर पर यहाँ पे फिश के स्केल्टन्स देखने को मिले। कैसे लोग रहते हैं सहारा डेजर्ट में? अब सहारा डेजर्ट की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बेहद हार्श हैं, टेम्परेचर हद से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं, जैसे बिडोइंस रहते हैं, जैसे ट्यूरेक्स रहते हैं। बिडोइंस और ट्यूरेक्स जो कि नोमैडिक ट्राइब्स हैं, मतलब ये ऐसे ट्राइब्स हैं जो एक जगह पे टिक के सेटल्ड लाइफ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ये गोट वगैरह पाल लेते हैं, शीप वगैरह पाल लेते हैं, कैमल्स वगैरह, हॉर्सेस वगैरह पाल लेते हैं। और यही जानवर हैं जिनसे इनको मिल्क मिल जाता है, जिनसे इनको स्किन मिल जाती है, और इसी स्किन के थ्रू ये लेदर की बेल्ट्स वगैरह बना लेते हैं, स्लीपर्स वगैरह बना लेते हैं, वाटर बॉटल्स वगैरह बना लेते हैं, और इन्हीं को बेचते हैं, थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। इन्हीं जानवरों के हेयर्स को यूज़ करके ये मैट्स वगैरह, कारपेट्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह बना लेते हैं। ये जो ट्राइब्स हैं ये बड़े हैवी रोब्स पहनते हैं। हैवी रोब्स का मतलब जो लंबे कोट टाइप के कपड़े होते हैं। क्यों पहनते हैं? बिकॉज सैंडी एरिया है, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तेज़ गर्म हवा चल रही है, तेज़ डस्ट के स्टॉर्म्स, खूब सारी रेत उड़ रही है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को हैवी रॉब्स पहनते हैं। यहाँ जो सहारा डेजर्ट है इसमें ओएसिस भी देखने को मिलते हैं। ओएसिस मतलब फर्टाइल स्पॉट्स एंड डेजर्ट्स, अभी अपन बात कर रहे थे। इजिप्ट नाम की कंट्री में नाइल वैली है, तो ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत फर्टाइल स्पॉट्स हैं, ओएसिस हैं, जहाँ पे नाइल वैली है, थोड़ा बहुत पानी है, वहाँ पे सेटल्ड पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। और ये जो सेटल्ड पॉपुलेशन है इस थोड़े बहुत पानी को यूज़ करके डेट पाम्स वगैरह की खेती करती है। थोड़े बहुत चावल भी उगा लेते हैं, वीट भी उगा लेते हैं, बार्ले भी उगा लेते हैं, बीन्स भी उगा लेते हैं। इजिप्शियन कॉटन जो है वो बड़ा फेमस है दुनिया भर में। इजिप्ट नाम की जो कंट्री है, मैप में अभी अपन ने देखी है, ये जो कंट्री है ये है इजिप्ट, और इजिप्ट का जो इजिप्शियन कॉटन है वो दुनिया भर में खूब फेमस है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन या तो नोमैडिक ट्राइब्स रह रहे हैं या फिर ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे ओएसिस हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल है, जो कि फर्टाइल स्पॉट्स हैं, और उसी पानी को यूज़ करके ये वेरियस तरीके की खेती करते हैं। ये जो सहारा डेजर्ट वाला एरिया है, पर्टिकुलरली अल्जीरिया वाला, लीबिया वाला, इजिप्ट वाला, यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई है, और ऑयल बेहद इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो यहाँ का जो ऑयल है वो खूब डिमांड में है, और इसी ऑयल की वजह से ये अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनकी इनकम भी हो रही है। इस डेजर्ट में अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे आयरन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, मैग्नीज मिलता है, यूरेनियम वगैरह मिलता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिल रहा है कि सहारा डेजर्ट का जो कल्चरल लैंडस्केप था वो अब बदल रहा है। जैसे अब यहाँ पे नए नए ऑफिस बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, भाई एसीज आ गए, इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई, तब उनको यूज़ करके यहाँ पे खूब सारी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। सुपर हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, जो कि कल तक कैमल के थ्रू डेजर्ट को कवर किया जाता था, अब यहाँ पे खूब लंबे चौड़े हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग द कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। अब लोग कैमल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हाईवेज़ बन गए, तो ट्रक्स यूज़ किए जा रहे हैं सॉल्ट को ट्रेड करने के लिए। ट्यूरेक्स जो कि नोमैडिक ट्राइब है, वो अब फॉरेन टूरिस्ट के लिए गाइड का काम करते हैं। मतलब ये जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा डेजर्ट का, वो खूब बदल रहा है, खूब चेंज हो रहा है। बड़ी बेसिक सी बातचीत है, देखो शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बात ये की कि ये जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं, उनको बुलाया जाता है डेजर्ट एरियाज़। डेजर्ट एरियाज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लो रेनफॉल देखने को मिलती है, स्कैंटी वेजिटेशन देखने को मिलती है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलता है। टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स के बेसिस पे डेजर्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। जहाँ टेम्परेचर हाई होता है उसे बोलते हैं हॉट डेजर्ट, जहाँ टेम्परेचर लो होता है उसे बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की बातचीत की गई है, अफ्रीका में लोकेटेड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 11 कंट्रीज़ को टच करता है। कौन कौन सी 11 कंट्रीज़ हैं? अल्जीरिया है, छड है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मॉरिशेनिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, तुनीशिया है, और वेस्टर्न सहारा है। इस सहारा डेजर्ट में सैंड देखने को मिलती है, सैंड के स्ट्रेचेज हैं, फिर ग्रेवल प्लेन्स के स्ट्रेचेज हैं, और प्लेट्यूज भी देखने को मिलते हैं।
सहारा डेजर्ट के अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लाइमेट हॉट है, ड्राई है, लो रेनफॉल देखने को मिलती है, स्काई जो क्लाउडलेस है, क्लियर है, टेम्परेचर दिन में मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात में ड्रॉप हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। ये डू यू नो में बात की गई है अल अजीजिया नाम की जगह पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 1922 में रिकॉर्ड किया गया। कितना किया गया? 57.7 डिग्री सेल्सियस। सहारा की लिविया नाम की कंट्री में ये लोकेटेड है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें, कैक्टस मिल जाता है, डेट पाम्स मिल जाते हैं। ओएसिस एक टर्म है। ओएसिस क्या होता है? फर्टाइल स्पॉट्स एंड डेजर्ट्स। वो जगह जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिलता है डेजर्ट एरियाज में, उसको बोल देते हैं अपन ओएसिस। लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं, जैसे बेडोइंस, ट्यूरेक्स जो हैं वो नोमैडिक ट्राइब्स हैं। और ये नोमैडिक ट्राइब्स वेरियस टाइप के एनिमल्स को पालते हैं, जैसे गोट है, शीप है, कैमल है, हॉर्सेज हैं। इन्हीं से इनको मिल्क मिलता है। इन्हीं की स्किन को यूज़ करके लेदर बेल्ट्स वगैरह, स्लीपर्स वगैरह, वाटर बॉटल्स वगैरह बना लेते हैं, उनको बेच लेते हैं। इन्हीं के बालों को यूज़ करके मैट, कारपेट, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स वगैरह बना लेते हैं। खुद को विंड से, स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी रॉब्स को पहनते हैं। ऐसे एरियाज सहारा डेजर्ट में, जिनको ओएसिस बुलाया जाता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिलता है, वहाँ पे सेटल्ड पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। ये जो सेटल्ड पॉपुलेशन है, ये डेट पाम्स वगैरह उगाती है, राइस, व्हीट, वार्ले, बीन्स वगैरह उगाती है। इजिप्ट का इजिप्शियन कॉटन बड़ा फेमस कॉटन है। सहारा डेजर्ट के कुछ एरियाज़ में, जैसे अल्जीरिया नाम की कंट्री, लीबिया, इजिप्ट नाम की कंट्री, वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई है और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। खूब सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे आयरन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम है। सहारा डेजर्ट का जो कल्चरल लैंडस्केप है वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, सुपर हाईवेज बनाए जा रहे हैं। कल तक जिन कामों के लिए कैमल्स को यूज़ किया जाता था, अब उनके लिए ट्रक्स को यूज़ किया जा रहा है। डू यू नो में बात की गई है डिप्रेशंस के बारे में। बेसिकली जो टर्म अपन यूज़ कर रहे थे ओएसिस, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स इन द डिप्रेशंस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड ओएसिस इज फॉर्म्ड। बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं कि ये डेजर्ट है और इस डेजर्ट पे से खूब सारी मिट्टी जो है वो विंड उड़ा के ले गई है और एक गड्ढा बन गया है, और इतना तगड़ा गड्ढा बन गया है कि नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर की तरफ आ सकता है। जब ये पानी इस एरिया को घेर लेता है तो ये वाटर का स्पॉट बन जाता है डेजर्ट के अंदर, और इसी को अपन बुलाते हैं ओएसिस। क्या बुलाते हैं? ओएसिस। दीज एरियाज आर फर्टाइल। क्योंकि पानी है तो ये एरियाज फर्टाइल होते हैं और लोग बाग इन एरियाज़ के आसपास आके सेटल होने की शुरुआत कर देते हैं और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर जैसे डेट पाम्स वगैरह को उगाने की शुरुआत कर देते हैं। कुछ ओएसिस जो हैं वो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, जैसे टेफलीलेट ओएसिस जो है, जो कि मोरक्को में लोकेटेड है, उसका एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब बेहद लंबे चौड़े ओएसिस भी होते हैं। एक डू यू नो इधर भी पढ़ा अपन ने कि सहारा डेजर्ट में साइंटिस्ट को फिश के स्केलेटन्स मिले हैं। वो इस चीज़ का एविडेंस है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सहारा में खूब पानी हुआ करता था। इसके साथ सहारा डेजर्ट की बातचीत खत्म हो गई। अब बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में, और कोल्ड डेजर्ट में बात की गई है लद्दाख डेजर्ट के बारे में। हमारे देश का डेजर्ट है। पहली बात तो ये कि जो लद्दाख टर्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ला का मतलब होता है माउंटेन पास और दाख का मतलब होता है कंट्री। ला का मतलब क्या है? माउंटेन पास, और दाख का मतलब क्या है? कंट्री है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेटर हिमालयाज में लाई करता है। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। इस लद्दाख डेजर्ट के नॉर्थ में है काराकोरम रेंज, और इस लद्दाख डेजर्ट के साउथ में है जंस्कार रेंज। कौन सी रेंज है? जंस्कार रेंज। इंदस जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है वो इस लद्दाख डेजर्ट से होकर फ्लो करती है, और इस लद्दाख में खूब सारे ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे गांगरी ग्लेशियर। ये पूरी बातचीत को एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है लद्दाख, लद्दाख के नॉर्थ में है काराकोरम रेंज। नॉर्थ में क्या है? काराकोरम रेंज है। लद्दाख के साउथ में है जंस्कार रेंज। कौन सी रेंज है? जंस्कार रेंज है साउथ में, और बीच में लद्दाख है। लद्दाख से होकर इंदस रिवर फ्लो करती है। कौन सी रिवर फ्लो करती है? इंदस रिवर फ्लो करती है। इस लद्दाख में खूब सारे डीप वैलीज देखने को मिलते हैं, गॉर्जेस देखने को मिलते हैं, खूब सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे गांगरी ग्लेशियर यहाँ पे देखने को मिलता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे तो लोकेटेड है ही लद्दाख, ये तो अपने को समझ में आता ही है कि रिलेटिवली हायर हाइट्स पे लोकेटेड है लद्दाख। लेकिन लद्दाख के हाइट में ऑल्टीट्यूड में भी खूब वेरिएशन है। जैसे कारगिल के आसपास अगर लद्दाख की हाइट देखोगे तो लद्दाख की हाइट है लगभग 3000 मीटर। कितनी हाइट है? 3000 मीटर। लेकिन इधर जब काराकोरम रेंज में लद्दाख की हाइट देखोगे तो इट इज़ मोर देन 8000 मीटर। तो एल्टीट्यूड का भी वेरिएशन खूब है। लगभग 3000 मीटर की हाइट देखने को मिलती है कारगिल में, और मोर देन 8000 मीटर की हाइट देखने को मिलती है काराकोरम में।
और क्योंकि लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, और हमने पढ़ा हुआ है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है। लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और ड्राई क्लाइमेट होता है। और ये भी अपने को पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर जो है वो थिन हो जाती है, एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। और क्योंकि लद्दाख हायर ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है तो यहाँ पे एयर बेहद थिन है, एयर की डेंसिटी बेहद कम है, इसलिए सन की जो हीट है वो सीधे सीधे बहुत इंटेंसली फील होती है। कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं इतने हाइट पे, तो सन की जो हीट एनर्जी है वो बहुत इंटेंसली फील होती है। इनफैक्ट लद्दाख में समर्स के दौरान डे का टेम्परेचर रहता है, दिन में टेम्परेचर रहता है सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और समर्स के दौरान रात में लद्दाख में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है अप टू -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब बेहद लो टेम्परेचर हो जाता है। और लद्दाख में अगर विंटर टेम्परेचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है विंटर टेम्परेचर इन लद्दाख। बड़ी सिंपल सी बातचीत। एक तो ये कि जो टर्म है लद्दाख, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ला का मतलब होता है माउंटेन पास और दाख का मतलब होता है कंट्री। कोल्ड डेजर्ट है, ग्रेटर हिमालयाज में लाई करता है, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है, इसके नॉर्थ में है काराकोरम रेंज, इसके साउथ में है जंस्कार रेंज, बीच में से फ्लो करती है इंदस रिवर, खूब सारे वैलीज, खूब सारे गॉर्जेस देखने को मिलते हैं, खूब सारे ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे गांगरी ग्लेशियर। ऑल्टीट्यूड में खूब वेरिएशन है, हाइट में खूब वेरिएशन है। जैसे कारगिल के आसपास लद्दाख की जो हाइट है वो है लगभग 3000 मीटर, और काराकोरम रेंज के आसपास जब हाइट देखोगे तो हाइट इज़ मोर देन 8000 मीटर। और क्योंकि लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और ये जो लद्दाख है ये हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर की डेंसिटी कम होने लग जाती है, इसलिए सन की जो हीट एनर्जी है वो बड़ा इंटेंसली, बड़ा सीधे सीधे फील होती है। समर्स में जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस होता है दिन में, और रात में समर्स के दौरान टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है टू अबाउट -30 डिग्री सेल्सियस। और विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। डू यू नो की बात कर लेते हैं। द्रास जो कि लद्दाख में लोकेटेड है वो वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है ऑन द अर्थ। द्रास है कहाँ पर, ये दिख रहा होगा आपको कारगिल, कारगिल से थोड़ा सा इधर आओगे तो यहाँ पे द्रास है, यहाँ पे क्या है द्रास, एंड द्रास इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विच इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। अच्छा, लद्दाख में बारिश भी बेहद कम होती है। कम क्यों होती है? बिकॉज इट लाइज टू द रेन शेडो जोन ऑफ द हिमालयाज। अब रेन शेडो जोन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये कोई माउंटेन है और इधर से विंड्स आ रही हैं जिनमें मॉइस्चर है, जिनसे बारिश होती है। तो ये विंड्स जब आएंगी माउंटेन से टकराएंगी तो ऊपर की तरफ राइज करेंगी, ऊपर की तरफ राइज करेंगी तो धीरे धीरे कूल डाउन होंगी और कंडेंस हो जाएंगी और क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे तो खूब सारी बारिश हो जाएगी। लेकिन माउंटेन की ये दूसरी साइड में यहाँ तक विंड पहुँच ही नहीं पा रही है, बिकॉज सारी विंड यहीं पे कंडेंस हो रही है और यहीं पे बारिश हो रही है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ही विंड पहुँचेगी, तो ये जो साइड है इस साइड में बारिश नहीं होगी। वो साइड जिस साइड में बारिश नहीं होती उसे बोलते हैं रेन शेडो जोन। क्या बोलते हैं? रेन शेडो जोन। और अगर लद्दाख की सिचुएशन देखोगे तो इधर पूरे हिमालयाज हैं और हिमालयाज के दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में लद्दाख है। तो क्योंकि लद्दाख हिमालयाज के रेन शेडो जोन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे बारिश बेहद कम होती है। देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। और यहाँ पे विंड चलती है, लेकिन बहुत ठंडी विंड चलती है। जब सूरज निकलता है तो सनलाइट भी बर्निंग हॉट सनलाइट होती है। क्यों होती है बर्निंग हॉट सनलाइट? बिकॉज एयर जो है वो बहुत कम होती है, डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम है, क्योंकि लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। तो सन की जो एनर्जी है वो सीधे सीधे आके शरीर को जलाती है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि लद्दाख में एक सेम टाइम पे आपको एकदम ठंडी विंड लग रही होगी और दूसरी तरफ से आपको एकदम बर्निंग हॉट सनलाइट भी फेस करने को मिल रही होगी। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अच्छा, डू यू नो में बात की गई है कि लद्दाख को बुलाया जाता है कापाचन। कापाचन का मतलब होता है स्नोलैंड। तो एक चीज़ ये भी याद रखो कि लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज कापाचन। क्या बुलाया जाता है? कापाचन। और कापाचन का मतलब क्या होता है? स्नोलैंड। अब लद्दाख में फ्लोरा एंड फौना कैसा होता है? स्पार्स वेजिटेशन होती है, बड़ी कम वेजिटेशन देखने को मिलती है।
यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस देखने को मिलते हैं, श्रब्स देखने को मिलते हैं, थोड़ी बहुत घास, थोड़े बहुत श्रब्स देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत विलोज वगैरह के, पोपलर्स वगैरह के पेड़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। समर्स के दौरान यहाँ पे एप्पल्स की खेती देखने को मिल जाती है, एप्रिकोट्स की खेती देखने को मिल जाती है, वॉलनट्स ब्लूम की खेती देखने को मिल जाती है। बर्ड्स मिल जाते हैं यहाँ पे खूब सारे, जैसे रॉबिन्स मिलते हैं, रेड स्टार्ट्स मिलते हैं, तिबेतन स्नोकॉक मिलते हैं, रेवन देखने को मिल जाते हैं, होपू देखने को मिल जाते हैं। ये सम ऑफ द कॉमन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि लद्दाख के रीजन में देखने को मिलती हैं। लद्दाख में जो एनिमल्स मिलते हैं उनके एग्जाम्पल हैं वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स, ऐसे डॉग्स जो कि ठंडे क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, वो डॉग्स देखने को मिल जाते हैं। और यही जानवर हैं जिनसे लद्दाख के लोगों को मिल्क, मीट, हाइट्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं। याक का जो मिल्क है उससे चीज़ बनता है यहाँ पे, उससे बटर बनता है यहाँ पे। शीप और गोट का जो हेयर है उससे यहाँ पे वुलन क्लोथ्स बनते हैं, वुलन का खूब सारा काम होता है यहाँ पे। फ्लोरा एंड फौना बहुत सिंपल, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा तो है नहीं, स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत घास देखने को मिल जाती है, कुछ पेड़ जैसे पॉपुलर्स, विलोज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। समर्स के दौरान एप्पल वगैरह, एप्रिकोट वगैरह, वॉलनट ब्लूम वगैरह की खेती भी देखने को मिल जाती है। कुछ बर्ड्स देखने को मिल जाती है, माइग्रेटरी बर्ड्स। एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं जैसे वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, डॉग्स के कुछ स्पेशल काइंड्स। और यही जानवर हैं जिनसे मिल्क ऑब्टेन करते हैं ये लोग, मीट ऑब्टेन करते हैं ये लोग, हाइट्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं। याक का जो मिल्क है वो चीज़ और बटर बनाने के काम आता है। शीप और गोट का जो हेयर है वो वुलन का काम करने के काम आता है। डू यू नो में बात की गई है चिरू के बारे में, तिबेतियन एंटीलोप के बारे में। एक तरीके से हिरण होता है ये चिरू एंटीलोप। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मतलब ये खत्म होने की कगार पे है, बिकॉज इस चिरू को, इस तिबेतियन एंटीलोप को खूब हंट किया जाता है इसकी वुल के लिए। इसकी वुल को बुलाया जाता है शाहतूश। क्या बुलाया जाता है? शाहतूश। और ये जो शाहतूश वुल होती है ये बहुत हल्की होती है और एक्सट्रीमली गर्म होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की वुल है। इस वुल के लिए चिरू को या तिबेतियन एंटीलोप को हंट किया जाता है और इसी की वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ गया है। बहुत सिंपल बातचीत। लोग बाग रहते हैं यहाँ पे और यहाँ जो लोग मिलते हैं वो ज़्यादातर या तो मुस्लिम्स हैं या बुद्धिस्ट हैं। यहाँ पे खूब सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं, क्योंकि लद्दाख का आपने सुना होगा, लद्दाख में ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म का खूब बेस रहा है। गोम्पास देखने को मिलते हैं। गोम्पास का मतलब होता है बुद्धिस्ट वर्शिप साइट्स। बेसिकली बुद्धिज़्म के लिए वर्शिप की साइट्स होती हैं, उनको बुलाया जाता है गोम्पास। तो गोम्पास यहाँ पे खूब देखने को मिलते हैं। फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे बुद्धिज़्म की, जैसे हिमीज़ है, जैसे टिस्की है, जैसे शे है, जैसे लमायरू है। समर सीज़न में जो यहाँ के लोग हैं वो बार्ले वगैरह, पटेटो वगैरह, पीस वगैरह, बीन्स वगैरह, टर्निप वगैरह कल्टीवेट करने में बिजी रहते हैं। विंटर मंथ्स में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो हद से ज़्यादा हार्श होती हैं और इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो फेस्टिवल्स में बिजी रहते हैं या सेरेमनीज़ में बिजी रहते हैं। फिर उसके बाद बात की गई है कि यहाँ की जो विमेन है वो बड़ी हार्ड वर्किंग है, घर का काम तो करती हैं ही, साथ ही साथ छोटे मोटे बिजनेसेस, छोटी मोटी दुकानें भी चलाती हैं। लद्दाख की कैपिटल है लेह। लद्दाख की कैपिटल का नाम क्या है? LEH, लेह। लेह कैपिटल है और कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड्स वगैरह भी अच्छी हैं और एयरवेज भी बहुत अच्छा नेटवर्क है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेशनल हाईवे 1A लेह को कनेक्ट करता है कश्मीर से। नेशनल हाईवे 1A लेह को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली से थ्रू जोजिला पास। माउंटेन्स के बीच में जो रास्ते होते हैं उनको बोलते हैं पासेस। तो एक जोजिला पास है, इधर मैप में देख लेते हैं, शायद दे रखा हो। जोजिला पास कहाँ पर है? यहाँ पर। ये देखो, ये थोड़ा डायग्राम बना हुआ है, दिखेगा नहीं, मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ इसे। ये देखो, ये है जोजिला पास। इस जोजिला पास से रास्ता जाता है और लेह और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है और वो जो रास्ता है उसे अपन बुलाते हैं नेशनल हाईवे 1A। डू यू नो में बात की गई है कि यहाँ पे जो विलो ट्री होता है उस विलो ट्री की लकड़ी से दुनिया के सबसे फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स बनते हैं। तो जो सबसे अच्छे क्रिकेट के बैट्स बनते हैं वो बनते हैं विलो ट्री की लकड़ी से और विलो ट्री यहाँ पे खूब होता है, मतलब यहाँ पे क्रिकेटिंग बैट की मैन्युफैक्चरिंग खूब सारी चलती है। लेह जो है वो टूरिज़्म का बड़ा हॉट स्पॉट है। यहाँ पे टूरिज़्म खूब सारा होता है, खूब सारे टूरिस्ट आते हैं क्योंकि एक तो बुद्धिस्ट साइट्स हैं तो यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म खूब सारा है। दूसरा, ग्लेशियर्स वगैरह खूब देखने को मिलते हैं तो उसकी वजह से टूरिज़्म है। तीसरा, यहाँ के जो लोग हैं उनका अपना जीवन जीने का तरीका है, अपनी सेरेमनीज़ हैं, अपने फेस्टिवल्स हैं, इस वजह से भी लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं।
लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि हर जगह पे हो रहा है, यहाँ भी मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन बावजूद इस मॉडर्नाइजेशन के यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छे से बैलेंस किया हुआ है अपने कल्चर को और इस मॉडर्नाइजेशन को। वाटर और फ्यूल के जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बड़ा ढंग से यूज़ करते हैं, बड़ा बैलेंस तरीके से यूज़ करते हैं। डू यू नो में बात की गई है मनाली और लेह के हाईवे के बारे में, जो कि पास करता है 4 पासेस से। रोहतांगला पास है, बारालाचा पास है, लुंगलाचा पास है और तांगला पास है। इन 4 पासेस से पास करता है मनाली लेह का हाईवे। और ये जो मनाली लेह का हाईवे है ये जुलाई से लेके सितंबर के बीच में खुला हुआ होता है। ये वो टाइम है जुलाई से लेके सितंबर वाला जब ये एरिया स्नो से कवर्ड नहीं होता, बर्फ़ से कवर्ड नहीं होता। दे रखे होंगे ये शायद पासेस, डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखो, ये दे रखा बारालाचा पास, रोहतांग पास, ऐसे ही 2-3 पासेस हैं। इन 2-3 पासेस से पास होता है मनाली लेह हाईवे। और इसके साथ ये चैप्टर की बातचीत खत्म हो गई। बेहद इजी चैप्टर था। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।